guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll do Silapathikaram and we'll discuss the very important topic of this poem, which is Akam and Puram in Tamil poetry. So guys, we have discussed about the introduction of this poem Silapathikaram. Also we have discussed all the cantos which are coming in your exams. So in this video we'll discuss about the very important topic of this poem, which is Akam and Puram in Tamil literature, and you guys have asked me to upload video on this topic. So in this video we'll discuss about the Akam and Puram in Tamil poetry. So without any delay, let's start. So guys, here is the introduction of Akam and Puram. It is common misunderstanding that the classical Tamil poetry owes its origin to Sanskrit, which is not true. So guys, ये गलत फहमी है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो तमिल पोइट्री है, जो तमिल लिटरेचर है, उसकी शुरुआत जो है वो संस्कृत लिटरेचर से हुई. ऐसा माना जाता है कि उसका जो ओरिजिन है वो संस्कृत लिटरेचर है, लेकिन ये सच नहीं है. तमिल लिटरेचर जो है वो अलग है. इसकी शुरुआत संस्कृत लिटरेचर से नहीं हुई. इसका संस्कृत लिटरेचर से कोई लेना देना, इसका ओरिजिन नहीं माना जाता संस्कृत लिटरेचर को. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ संगम लिटरेचर इज़ द यूज़ ऑफ पोइटिक फॉर्म. तो देखो, तमिल लिटरेचर इज़ ऑल्सो नोन एज संगम लिटरेचर. संगम जो है हम साउदर्न साइड को कहते हैं. सो संगम लिटरेचर जो है वो साउदर्न लिटरेचर को हम कहते हैं. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं हम संगम लिटरेचर का, जो कि क्या है कि उन्होंने पोइटिक फॉर्म का यूज़ किया. पोइट्री लिखना उन्होंने स्टार्ट किया संगम लिटरेचर के अंडर. सो द नॉर्म्स ऑफ तमिल पोइट्री फाउंड इन द थर्ड बुक ऑफ थोलका पीएम. सो देखो, जो भी रूल्स है कि हमें तमिल पोइट्री को किस तरीके से लिखना है, या जो भी नॉर्म्स है कि पोइट्री को किस तरीके से हमें फॉर्म करना है, किस तरीके से लिखना है, उसके क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है, वो हमें कहाँ मिलते हैं? थोलका पीएम की थर्ड बुक में मिलते हैं. थोलका पीएम जो है वो एक बुक है, और थोलका पीएम की थर्ड बुक है जिसके अंदर हमें पोइट्री किस तरीके से लिखनी है उसके रूल्स मिलते हैं. सो थोलका पीएम क्लासीफाइज पोइट्री इनटू टू क्लासेस, अगम एंड पुरम. सो थोलका पीएम जो है वो पोइट्री को क्लासीफाई करती है टू पार्ट्स में. वन इज अगम एंड अनदर वन इज पुरम. विल डिस्कस अबाउट इट. सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पोइट्री ओनली बट एक्सटेंड्स टू इनकॉर्पोरेट द होल वे ऑफ लाइफ. सो गाइज देखो, जो थोलका पीएम ने क्लासीफाई किया है पोइट्री को अगम और पुरम में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोइट्री में ही यूज़ होता है, बल्कि वो रियल लाइफ में भी देखा जा सकता है. So here we'll discuss about the Agam and Puram. So the focus of Akam poetry remain within the confines of familial relationship. तो अकम पोइट्री जो है उसका जो फोकस होता है वो फैमिलियल रिलेशनशिप पर होता है, मतलब फैमिली वाले रिलेशनशिप पर होता है. और फैमिलियल रिलेशनशिप में भी क्या होता है? द प्राइमरी फोकस ऑफ अकम पोइट्री इज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन. देखो, फैमिलियल रिलेशनशिप ही होता है मैन और वुमेन का. सो फैमिलियल रिलेशनशिप पर फोकस होता है अकम पोइट्री का. और अकम पोइट्री में भी किस पर प्राइमरी फोकस होता है? मैन और वुमेन का जो रिलेशनशिप होता है उस पर फोकस होता है अकम पोइट्री का. एंड द पुरम पोइट्री हैव देयर फोकस आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ द फैमिलियल रिलेशनशिप. और जबकि जो पुरम पोइट्री है उसका फोकस होता है फैमिलियल रिलेशनशिप से बाहर पर. सो दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री ट्राई टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम. सो देखो, फैमिलियल रिलेशनशिप जो होते हैं वो विद इन द फैमिली होते हैं, और आपके बाहर मतलब आउटर वर्ल्ड में जो भी मैन के रिलेशनशिप होते हैं वो आते हैं पुरम पोइट्री में. सो पुरम पोइट्री का जो फोकस होता है वो आउटसाइड द फैमिलियर रिलेशनशिप होता है. और आउटसाइड द फैमिलियर रिलेशनशिप भी किस पर फोकस होता है? बिटवीन द मैन एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि मैन है उसका बाहर के लोगों से या बाहर उसका किस तरीके से रिलेशनशिप है. जैसे कि जो किंग होते हैं वो फाइट लड़ते हैं, तो किंग का आउटर वर्ल्ड से रिलेशनशिप हमें पता लग रहा है. सो द कंट्रोल ऑफ अकम पोएम रिमेन्स विद द विमेन करेक्टर. सो गाइज देखो, जो अकम पोएम्स होती हैं, अकम पोएम्स मतलब लव पोएम्स, हम उन्हें लव पोइट्री भी कहते हैं अकम पोइट्री को. सो उनका जो मेन फोकस होता है वो हमने देखा फैमिलियर रिलेशनशिप होता है. और अकम पोएम का जो कंट्रोल है हमेशा विमेन कैरेक्टर पर होता है, बिकॉज अगर हमारे पास विमेन है अकम पोएम में तभी मैन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके बाद वो लव पोइट्री बन पाएगी. सो अकम पोएम एक्सप्लोर्स ऑल काइंड्स ऑफ लव. सो गाइज देखो, अकम पोएम्स को ही हम लव पोइट्री कहते हैं, ये हमने देखा. तो इसका मतलब ये लव पोइट्री, और इसमें सभी तरीके के लव पोइट्री हम देखते हैं. इधर इट इज़ प्री मैरिटल लव, मैरिटल लव और एक्स्ट्रा मैरिटल लव.
यू गाइज नो अबाउट इट। प्री मैरिटल मतलब बिफोर मैरिज आपके जो लव अफेयर्स होते हैं, मैरिटल लव मतलब जो आपके हस्बैंड के साथ होते हैं, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब इफ़ यू आर मैरिड और उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल लव। So, Akkam poem also explores all the phases of these forms of love as waiting, meeting, sulking, lamenting and parting. So guys देखो, जो अकम पोइट्री है वो लव के हर एक फेज को कवर करती है। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसमें हम वेट भी करते हैं अपने लवर का, हम मिलते भी हैं, मीटिंग भी होती है। सल्किंग मतलब रूठना मनाना भी चलता रहता है, रूठ जाते हैं लवर्स। लेमेंटिक मतलब कई बार दुख होता है, हमें पश्चाताप होता है कि हम इस व्यक्ति के साथ क्यों आए रिलेशनशिप में, दैट इज लेमेंटिंग। एंड पार्टिंग जब हम अलग हो जाते हैं अपने लवर से। सो अकम पोएम एक्सप्लोर्स ऑल दीज फेसेस ऑफ लव, मीटिंग, sulking, waiting, lamenting and parting. So some of the major characters of the Akkam poems are heroine, hero, friend of heroine, friend of hero, mother, foster mother, a courtesan, friend of courtesan and a stranger or a passerby. So देखो guys, मेन कैरेक्टर्स मतलब अकम पोएम में ये कैरेक्टर हो सकते हैं, हीरो, हीरोइन, फ्रेंड ऑफ हीरोइन, मदर, फोस्टर मदर, कर्टीजन। जैसे कि हमने सिलापति करम में देखा कि जो कोवलन होते हैं वो कर्टीजन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अकम पोएम में ये मेजर कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो इन अकम पोएम्स जनरली पोइट डज नॉट एड्रेसेस द ऑडियंस। तो जो अकम पोएम होती हैं उनमें पोइट ऑडियंस को ज़्यादातर एड्रेस नहीं करते हैं। सो द कंट्रोल ऑफ पुरम पोएम्स रिमेन्स विद दी मैन। सो गाइज देखो, हमने देखा अकम पोएम में जो है कंट्रोल होता है विमेन पर, कि वुमेन ही हर तरीके से उस पोएम को लव पोएट्री बनाने में हेल्प करती है। सिमिलरली जो पुरम पोएम है, पुरम पोएम का जो कंट्रोल है रिमेन्स विद दी मैन, एंड दीज पोएम्स एक्सप्लोर्स द पावर्स ऑफ हीरोज इन द बैटलफील्ड एंड वॉर्स। और जो ये हमने देखा कि उसका कंट्रोल होता है, मैन का कंट्रोल होता है पुरम पर, और यही मैन की जो पार्ट्स होती हैं वो हीरो बन जाता है। और उसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो हीरो किस तरीके से बैटल फील्ड में या वॉर में जीत हासिल करता है। सो अकॉर्डिंग टू थोलकापियम 3 components are required for the composition of a poem. So guys, this is very important कि हमें किसी भी पोएम को लिखने के लिए, किसी भी पोएम को बनाने के लिए थोलकापियम के अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपोजिशन ऑफ पोइट्री। और वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स, नरेटिव एलिमेंट्स एंड ह्यूमन एलिमेंट्स। इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट्स इन अकम पोएम्स, कि अकम पोएम्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स इज टाइम एंड प्लेस। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है, ईदर इट इज इन अकम पोएम और ईदर इट इज इन पुरम पोएम। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा टाइम एंड प्लेस, विच रेफर्स टू थिनाइज और लैंडस्केप विच आर 7 इन नंबर। सो अगर आप लोगों को याद हो, हमने सिलापति करम के जब कैंटो डिस्कस करे थे तो हमारे सामने आई थी निड्डल थिनाई, और निड्डल थिनाई जो है वो हमारा प्लेस था। थिनाई का मतलब होता है प्लेस और लैंडस्केप, जो कि 7 है। अकम पोएम में जो थिनाई है, जो लैंडस्केप है, वो 7 है, बट 5 आर मोस्ट कॉमन इन अकम। लेकिन उनमें से हम 5 थिनाइज को ही कॉमन मानते हैं, 5 थिनाइज का ही यूज़ करते हैं। सो थिनाई क्या होती है, ये आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी, मुझसे पूछा भी गया था ये क्वेश्चन कि थिनाई क्या होती है। सो आप लोग यहाँ पर इस थिनाई के मतलब को अच्छे से समझ लें। अ थिनाई इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, क्लास एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु इनहैबिट दैट लैंड एंड बिलोंग टू दैट क्लास। सो थिनाई क्या होती है फ्रेंड्स? थिनाई जो है वो एक कॉम्बिनेशन होती है किस किस चीज़ का? सबसे पहले तो एक लैंडस्केप है, एक जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं और उन लोगों का बिहेवियर कैसा है जो उस लैंड पर रहते हैं, दैट इज थिनाई। मतलब हमने डिस्कस करा था निड्डल थिनाई के बारे में। तो निड्डल थिनाई में जो हमारा लैंड था, जो हमारा लैंडस्केप था, वो किस तरीके का था? सी शोर था, मतलब समुद्र किनारे का हमें देखने को मिला। और वहाँ के जो लोग थे उनका बिहेवियर कैसा था, हमने देखा वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे लॉर्ड इंदिरा का। तो इस तरीके से थिनाई होती है। थिनाई जो है बेसिकली एक लैंडस्केप होता है जो हमें बताता है कि वो जो सीन है वो किस तरीके की लैंड पर हो रहा है। सो द 5 मोस्ट कॉमन थिनाइज आर, सो अकम पोइट्री में जो है टोटल 7 थिनाइज हैं, जिनमें से 5 को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, कॉमन मानते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? कुरुनिक थिनाई जो कि हिल्स, जो कुरुनिक थिनाई होती है मतलब पहाड़ों से रिलेटेड होती है, उसका जो लैंडस्केप होता है वो हिल्स होती हैं। मुलाय थिनाई जो कि फॉरेस्ट होते हैं।
मरुतम थिनाई जो कि फार्मलैंड होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं। नेटियल थिनाई जो कि शीशोर होता है, हमने समझा था इसके बारे में, इसको हम निडल भी कह देते हैं और नेटियल भी कह देते हैं। पलाय थिनाई जो कि वेस्टलैंड होती है, जो बंजर जमीन होती है। सो 5 थिनाइज हमने यहाँ पर देखे हैं गाइस, कुरुनिक और हिल्स, मुलाय और फॉरेस्ट, मारुतम और फार्मलैंड, नेटियल और सीशोर, पलाय और वेस्टलैंड। Another thing that comprises the first element is time, which refers to both season and the year and the hours of the day. So देखो गाइस, अनदर जो थिंग है, जो फर्स्ट एलिमेंट में एक और चीज़ होती है, वो क्या है? एक तो हमने देखा, डिस्कस किया, प्लेस है, और दूसरा जो चीज़ है वो है टाइम। सो फर्स्ट एलिमेंट में टाइम भी आता है, और टाइम जो है वो सीजन भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, आर भी हो सकते हैं, डे में मतलब जो डे है उसको हम क्लासीफाई करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से, तो उसको भी यहाँ पर क्लासीफाई करके थोलका पीएम में बताया गया है। सो सीजन्स आर डिवाइडेड एज फॉलोइंग। सीजन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? सो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया रेनी सीजन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है अगस्त टू सितंबर, कोल्ड अक्टूबर टू नवंबर, सीजन ऑफ अर्ली ड्यू दिसंबर टू जनवरी, एंड सीजन ऑफ लेट ड्यू फरवरी टू मार्च, मतलब जो नॉर्मल विंटर आता है, फिर स्प्रिंग आता है, अर्ली समर अप्रैल टू मई, एंड लेट समर जून टू जुलाई। सो ये जो है सीजन हमें बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू थोलका पीएम। एंड अ डे इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। उसके बाद डे को डिवाइड करके दिखाया गया है थोलका पीएम में 6 पार्ट्स में। और सबसे पहले आता है डॉन। डॉन जो होता है गाइस, वो सनराइज वाला टाइम माना जाता है डॉन को। मॉर्निंग आपको पता है, मिड डे, इवनिंग, अर्ली नाइट, एंड द डेड ऑफ नाइट जो रात हो जाती है। सो गाइज ये हमें पता लगे फर्स्ट एलिमेंट्स जो थे अकम पोएम में अकॉर्डिंग टू थोलका पीएम। फर्स्ट एलिमेंट में हमने डिस्कस किया टाइम और प्लेस। नाउ विल डिस्कस दी नरेटिव एलिमेंट्स इन अकम पोएम्स, की अकम पोएम्स में नरेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो second most important element in the composition of poetry refers to mutual or reciprocal relationship between human and its surroundings nature, which is not only limited to forests, hills and trees but extends to human and their occupations, pastime, hobbies, music, rages, animals, birds, trees, flowers, hills, waterfalls and so on. So guys देखो, narrative elements जो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी पोएम के कंपोजिशन के लिए, किसी भी पोइट्री को लिखने के लिए। सो सेकेंड एलिमेंट जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ह्यूमंस के बीच और उसकी सराउंडिंग्स के बीच, कि जो भी ह्यूमन बीइंग उस सराउंडिंग में रह रहा है उसका अपने आसपास का जो माहौल है उससे किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो देखो, सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप फॉरेस्ट की साइड रह रहे हो, आप हिल्स की साइड रह रहे हो, या फिर आप सी शोर की साइड रह रहे हो, नॉट दैट। नरेटिव एलिमेंट्स मीन्स आप और आपके जो सराउंडिंग है उसके साथ आपका रिलेशनशिप, मतलब आप काम क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, म्यूज़िक किस तरीके के हैं, एनिमल्स किस तरीके के हैं वहाँ पर। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं नरेटिव एलिमेंट्स को, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अपने सराउंडिंग्स के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप है, वो काम किस तरीके से करते हैं। मतलब मान लो आप लोग रहते हो हिल्स पर, तो वहाँ पर आप फार्मिंग कर रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, लेकिन आप फार्मिंग भी किस तरीके की कर रहे हो, जो स्टेयर्स वाली होती हैं। अगर आप लोग रह रहे हो फॉरेस्ट में, तो आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा कि आप अपनी सारी चीज़ों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगे, फॉरेस्ट से। सो इस तरीके से आपका और आपके सराउंडिंग्स का क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता लगता है नरेटिव एलिमेंट्स में। In Akkam poetry, usually one or more phases of love is symbolized by one or more of these elements. So Akkam poetry में अगर हमें एक से ज़्यादा phases of love दिखाने हैं तो उसके लिए हमें elements भी अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे हम मीटिंग दिखा रहे हैं तो हम दिखाएंगे बैकग्राउंड अच्छा सा दिखाएंगे, फ्लावर्स दिखाएंगे, और अगर हम दिखा रहे हैं सल्किंग, रूट ना मनाना वाला दिखा रहे हैं तो उसके लिए हम अलग लैंडस्केप लेंगे, अलग से उसको पूरा क्लासीफाई करते हैं। देन थर्ड एलिमेंट, and the third most important element is human element, which comprises of different phases of love, which are meeting, waiting, sulking, lamenting and parting. सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है गाइज वो है ह्यूमन एलिमेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था पहले ही वीडियो में कि मीटिंग, वेटिंग, सल्किंग, लमेंटिंग, पार्टिंग, ये सारे जो है फेजेस हैं लव के। अब देखो, अगर हमारे पास ह्यूमन ही नहीं है तो हम ये सारे फेजेस ऑफ लव नहीं दिखा सकते हैं। सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है ह्यूमन एलिमेंट, जो हमें दिखाते हैं कि हम जो पोइट्री लिख रहे हैं उसमें हम कौन सा फेज दिखा रहे हैं, हम मीटिंग दिखा रहे हैं या हम सल्किंग दिखा रहे हैं, रूठना मनाना दिखा रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स के ऊपर। सो ऑल दीज फेजेस ऑफ लव आर कॉरेस्पॉन्ड टू द
5 बेसिक थिनाइज। सो जो ये फेजेस ऑफ लव हमने डिस्कस किए हैं गाइज, ये कॉरस्पॉन्डिंग है जो हमने 5 बेसिक थिनाइज डिस्कस की हैं उसके। अकॉर्डिंग टू थोलकापियम देर आर 2 phases ऑफ लव विच आर नॉट सुटेबल फॉर लाइफ पोइट्री। तो गाइज देखो, थोलकापियम के अकॉर्डिंग लव के 2 ऐसे फेजेस है जिन्हें लवर्स के लिए या लव पोइट्री के लिए सुटेबल नहीं माना गया। देखो, हमने 5 phases डिस्कस किए हैं, वेटिंग, मीटिंग, सल्किंग, लेमेंटिंग एंड पार्टिंग। बट 2 phases और है लव पोइट्री के, अकम पोइट्री के 2 phases और हैं जो कि लवर्स के लिए हमें सही नहीं लगते हैं, उन्हें हम लवर्स के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं। और वो 2 phases कौन से हैं? अनरिक्वाइटेड लव और कैकिलाई, और मिसमैच्ड लव और परुंतिनाई। सो ये 2 phases हैं जिन्हें हम लव पोइट्री के लिए, अकम पोएम के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं। So now we'll discuss about the elements in Puram poems. So Puram poem also comprises of 7 thinais. So देखो guys, Puram poem के अंदर भी, Puram poetry के अंदर भी 7 thinais हैं। 6 of the 7 thinais are named after the flowers or trees. In Tamil tradition, the warrior would wear the garland of the flowers appropriate for the battle. So guys देखो, इसके अंदर भी 7 thinais है और 7 में से 6 thinais के जो नाम हैं वो फ्लावर्स या फिर ट्रीज़ के नाम से रखे गए हैं, और वो वाले फ्लावर्स या ट्रीज़ के नाम से रखे गए हैं जिन्हें किंग पहनते हैं बैटल करते वक्त। बैटल फील्ड में जाने से पहले जब किंग तैयार होते हैं तो उन्हीं फ्लावर्स या ट्रीज़ के गार्लैंड के वो कपड़े या फिर कुछ पहनते हैं उस फ्लावर्स या ट्रीज से रिलेटेड। सो उन्हीं के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं 6 थिनाइज के। सो द थिनाइज आर पेची और स्कारलेट एक्सोरा फॉर कैटल राइडिंग। जब भी किंग कैटल राइडिंग के लिए जाते हैं तो ये वाली थिनाई दिखाई जाती है। वांची और इंडियन विलो फॉर इन्वेजन, वनाय और बलून वाइन फॉर सीज, तुम्पाय और वाइट डेड नेटल फॉर पिच्ड बैटल, वकाई और सिरिसा ट्री फॉर विक्ट्री। सो गाइज ये 5 थिनाई कॉमन मानी जाती है पुरम पोइट्री में। फर्स्ट मैंने बताया जब किंग कैटल राइडिंग के लिए जाते हैं, सेकंड फॉर इन्वेजन जब भी किंग जाते हैं फाइट करने के लिए तो ये वाली होती है। फॉर सीज ये आप लोग समझ ही सकते हैं। फॉर पिच्ड बैटल जब भी बैटल फील्ड में किंग जाते हैं लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए। एंड फॉर विक्ट्री जब किंग जीत जाते हैं तो सिरिसा ट्री, ये वाला हमने देखा भी है बुक ऑफ वांजी में कि जब किंग जीत जाते हैं तो जो लोग हैं उनके लिए लेकर आते हैं सिरिसा ट्री की लीव्स वगैरह। सो ये जो है गार्लैंड विक्ट्री के लिए यूज़ होता है। एंड 2 थिनाइज वर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर पोइट्री एंड आर कांची और पोट्रिया ट्री फॉर इम्परमानेंस ऑफ लाइफ and Pattan for the praise of king. These 2 thinais are not suitable for poetry, for Puram poetry. So guys, पुरम पोइट्री के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो हमें यही बताए गए हैं, क्योंकि पुरम पोइट्री में जो नरेटिव एलिमेंट्स होंगे वो भी इन थिनाइज से रिलेटेड ही होंगे। और ह्यूमन एलिमेंट्स में हमारे लिए क्या होगा कि किंग जो होते हैं वो बैटल फील्ड के लिए जाते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। मतलब जो बैटल होती है वो 2 जनों के बीच होती है, 2 किंग्स के बीच होती है, या फिर उन किंग के अलाय बन जाते हैं। तो इस तरीके से पुरम पोइट्री में हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें इतना ही मेंशन है अभी अकम का और पुरम का भी। सो it is important to understand that the classification of Tamil poem into Akam and Puram are not exclusive, for there are times when the two begin to merge with each other. सो गाइज देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप अकम पोइट्री लिख रहे हो तो सिर्फ उसमें अकम या लव पोइट्री ही दिखाओ, और पुरम पोइट्री लिख रहे हो तो आप उसमें सिर्फ वॉर ही दिखाओ। आप उनको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ मर्ज भी कर सकते हो। एंड सिलापतिकरम इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर दिस। और इसके लिए हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है विच इज़ सिलापतिकरम, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था अकम पोइट्री आ रही थी, उसके बाद किस तरीके से ये पुरम पोइट्री बनती चली गई। सो सिलापतिकरम इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर सच अ काइंड ऑफ पोइट्री where both the Akam and Puram poetry are merged. So guys, ये था अकम और पुरम पोइट्री के बारे में। एंड आई होप आप लोगों को अकम और पुरम पोइट्री जो है तमिल लिटरेचर के अंडर वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज. I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।